हाय फोक्स, ये वीडियो के अंदर हम एक और कंपनी का डिस्कशन करेंगे। कंपनी का नाम है निसिस फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड। अगर आप निसिस का देखोगे तो इनका बिजनेस मॉडल जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसका आईपीओ जो है अभी रिसेंटली आया है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। दिसंबर के अंदर इसका ये कंपनी जो है हमारे एक्सचेंजेस पे लिस्ट हुई है। और फिर उसके बाद अगर आप निसिस का देखोगे तो निसिस कौन से सेगमेंट के अंदर काम करती है। इनका जो है खुद का ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स है और इनके मैक्सिमम अगर हम रेवेन्यूज़ देखें तो इनका जो एडवाइसरी सेगमेंट है वहाँ से इनके मैक्सिमम रेवेन्यूज़ आ रहे हैं। अगर हम बिजनेस मॉडल की बात करें तो इनका खुद का एआईएफ है और दूसरे जो इनके मेन रेवेन्यूज़ जो आ रहे हैं वो इनके एडवाइसरी सेगमेंट से आते हैं। तो एडवाइसरी सेगमेंट के अंदर ये क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और एआईएफ जो है इनका किस चीज़ के रिलेटेड है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप मार्केट कैप वाइज निसिस को देखोगे तो 1100 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है और वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो 51 के पीई के आसपास जो है ये कंपनी करंटली जो है वो ट्रेड कर रही है ट्रेलिंग 12 मंथ्स के बेसिस पे। इनके जो सर्विसेज है जो कि प्रोवाइड करता है वो है एडवाइसरी सर्विस। अब एडवाइसरी सर्विस भी ये कौन से सेगमेंट के अंदर प्रोवाइड करते हैं मैक्सिमम अगर आप आज के डेट पे देखोगे तो ये एडवाइसरी सर्विसेज जो है सिर्फ रियल इस्टेट सेगमेंट जो है उसके ऊपर प्रोवाइड करते हैं। अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर जो हमारा रियल इस्टेट मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा बूमिंग है। आई थिंक $300 बिलियन के ऊपर की अपॉर्चुनिटी जो है वो अवेलेबल है इंडिया के अंदर। और फिर उसके बाद अगर आप इनका दूसरा फोकस देखोगे रियल इस्टेट मार्केट के ऊपर तो वो जो है इनका दुबई के ऊपर है। अगर आप दुबई के केस में भी देखोगे तो ओवर $50 बिलियन की जो अपॉर्चुनिटी है वो हमें दुबई के अंदर देखने मिल रही है। तो ओवर एंड ऑल इस कंपनी के लिए जो टोटल मार्केट अपॉर्चुनिटी है वो $350 बिलियन के भी ऊपर है। अभी करंटली निसिस क्या करता है, इनका जो है खुद का फंड है और दूसरा है ये खुद एडवाइसरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब एडवाइसरी सर्विसेज भी ये क्या बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, हमारा डेट रीट कैपिटलाइजेशन हो गया। जैसे कि अगर आप एक रियल इस्टेट कंपनी हो, हमें जो है ऑब्वियसली बीइंग अ रियल इस्टेट कंपनी डेट लगेगा या फिर कुछ चीज़ें होगी, दूसरी एडवाइसरी सर्विसेज होगी जैसे कि एसेट किस तरीके से मोनेटाइजेशन करना है या फिर कोई लैंड है वो किसी जगह पे जो है वो स्टक हो जाता है तो उस स्टक लैंड को जो है किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से एक्वायर करना है। ये सारी कुछ चीज़ें होती है जो कि रियल इस्टेट बिल्डर्स को या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज को जो है प्रॉब्लम हो रही होती है। फिर इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो रियल इस्टेट कंपनीज को जो है वो फंड्स नहीं होते डेवलपर्स के पास कभी कभी इन्वेस्ट करने के लिए। तो निसिस जैसी कंपनीज क्या करती है, वो जो है उन्हें फंड्स प्रोवाइड करती है, एडवाइसरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और इसके बदले फंड्स के बदले ये लोग जो है उनसे फीस चार्ज करते हैं। मैनेजमेंट फीस वगैरह हो गया, इनका खुद का पोर्टफोलियो है। अगर आप देखोगे तो एसेट अंडर मैनेजमेंट इनका अगर आप देखोगे तो ओवर 1000 करोड़ जो है इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है, करंटली एयूएम बोलते हैं हम उसे। और फिर उसके बाद एडवाइसरी सर्विसेज देखोगे तो वहाँ पे ये लोग जो है स्ट्रक एसेट होता है कि कोई जगह जो है वो अटक जाती है, कोई लैंड जो है वो अटक जाता है तो उसे ये लोग क्या करते हैं, उसे फ्री करवाते हैं या फिर क्या प्रोसीजर्स होती है कि जिससे उसे जो है वो फ्री करवाया जा सकता है। या फिर अगर आप देखोगे तो कई सारी कंपनीज को, कई सारे बिल्डर्स को, डेवलपर्स को अपना डेट वगैरह जो है वो रीस्ट्रक्चर करवाना होता है क्योंकि कई सारे बिल्डर्स या डेवलपर्स जो है वो अपना ऑलरेडी जो डेट लिया हुआ है उन्हें वो पे नहीं कर पाते या कुछ और इशू हो जाता है तो उन्हें रीस्ट्रक्चरिंग करवाने में ये कंपनी जो है वो हेल्प करती है। फिर उसके बाद स्ट्रेटा सेल्स की बात करें तो ये कंपनी जो है अगर आप देखोगे तो चीज़ों को जो है वो ब्रेक डाउन करती है। अगर आप कोई भी बड़ा बड़ा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स देखोगे बड़ा वाला, उसमें अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट्स होता है, थाउजेंड्स ऑफ करोर्स का जो है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। तो उसे जो है ये लोग ब्रेक डाउन करते हैं और फिर उसे जो है ये लोग सेल आउट करने में हेल्प करते हैं। उसके अंदर भी क्या एडवाइसरी सर्विसेज लगती है, उसके अंदर भी ये लोग एडवाइसरी प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से कंपनी का जो है एडवाइसरी वाला बिजनेस मॉडल है। बाकी हम एआईएफ के ऊपर आ जाए तो एआईएफ जो है एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये लोग इन्वेस्टर्स से जो है वो कैपिटल होता है वो एक्यूमुलेट करते हैं, खुद का इन्होंने एसेट अंडर मैनेजमेंट बनाया हुआ है और इसके बदले जो इन्हें कैपिटल वगैरह देता है उन्हें ये लोग जो है वो रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। और रिटर्न प्रोवाइड करते हैं इसके साथ साथ अब रिटर्न प्रोवाइड कर ही रहे ये लोग, उनके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे, तो उसके बदले ये लोग जो है फीस चार्ज करते हैं जिसे हम बोलते हैं मैनेजमेंट फीस। तो मैनेजमेंट फीस ये लोग उन लोगों से चार्ज करते हैं और निसिस के अगर आप मेन रेवेन्यू स्ट्रीम्स देखोगे तो वो है इनका मैनेजमेंट फीस, एडवाइसरी फीस और तीसरा जो है वो है कैरिड इंटरेस्ट। अगर हम कैरिड इंटरेस्ट की बात करें तो कैरिड इंटरेस्ट कब अक्रू होता है, अगर आप देखोगे तो कोई भी फंड है, अब निसिस जो है कोई इन्वेस्टमेंट के अंदर एंटर कर चुका है तो कुछ टाइम बाद जैसे कि 12 to 18 मंथ्स बाद अगर निसिस का एग्जिट है और उस एग्जिट के अंदर निसिस जो है अगर प्रॉफिट जनरेट करता है तो उस प्रॉफिट को जो है हम कैरिड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो कैरिड इंटरेस्ट के थ्रू भी इनकी अच्छी खासी इनकम आ रही है। फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो निसिस के केस में अगर आप देखोगे तो एनपीए वाला इशू नहीं होता है क्योंकि निसिस कोई एनबीएफसी नहीं है। निसिस के अंडर एक एनबीएफसी आती है अगर आप देखोगे तो, बट वो एनबीएफसी जो है इनकी कंप्लीटली स्पेशल पर्पस व्हीकल है जो कि ये लोग एआईएफ के अंदर फंड्स लाने में वो एनबीएफसी का जो है वो यूज़ किया जाता है। ऐसे कोई एनबीएफसी वाली सर्विसेज जो है वो निसिस बिल्कुल कुछ प्रोवाइड वगैरह नहीं करता है।
फिर इसके साथ साथ ये लोग क्या करते हैं कि ये अपने क्लाइंट्स के साथ कभी कभी को इन्वेस्टिंग भी कर देते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे तो को इन्वेस्टिंग होती क्या है, अगर आप कोई भी फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो ऑब्वियसली आप वो फंड क्या करता है, वो आपके जो पैसे हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करोगे तो आपके जो पैसे हैं उसका फंड मैनेजर होता है वो खुद एलोकेट करता है। आप खुद बैठकर फंड मैनेजर को नहीं बता सकते, आप फंड मैनेजर के साथ बैठकर आप नहीं इन्वेस्ट कर सकते, आपको पता नहीं होता है कि फंड मैनेजर आपके पैसे जो है वो किस तरीके से इन्वेस्ट कर रहा है, एक्सेप्ट योर मैंडेट। मैंडेट के बारे में, मैंडेट को छोड़कर आपको कुछ भी नहीं पता होता है। अब मैंडेट क्या होता है कि जो आपका आईपीएस वगैरह हो गया, उस टाइप के जो स्टेटमेंट्स है उस टाइप का ही मैंडेट होता है, जैसे कि सिर्फ लार्ज कैप में इन्वेस्ट करो, सिर्फ स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करो, इस तरीके का जो है वो मैंडेट होता है। और इसके अलावा आपको जो है उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता होता। लेकिन अगर आप को इन्वेस्टिंग करते हो तो ऑब्वियसली आप मैनेजर के साथ मिलकर इन्वेस्टिंग जो है कर सकते हो उस कंपनी के अंदर, या कोई भी फर्म है। अगर आप रियल एस्टेट सेगमेंट की बात करो तो कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जहाँ आपका फंड मैनेजर जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो आप उसके साथ मिलकर ही आराम से जो है वो इन्वेस्टिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको देखने नहीं मिलेगा। और को इन्वेस्टिंग के केस में अगर आप मैनेजमेंट फीस देखते हो तो कंपैरेटिवली कम होती है। तो निसेस जो है खुद अपने जो फंड जिनके मैनेज करता है उनके साथ मिलकर जो है वो को इन्वेस्टिंग वगैरह भी करता है। फिर इसके बाद बात करें तो निसेस के केस में अगर आप देखोगे तो हमें डिफ़ॉल्ट वगैरह इतना देखने नहीं मिलेगा। डिफ़ॉल्ट वगैरह देखने नहीं मिलेगा क्योंकि ये जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हैं, जिन्हें फंड्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं डेवलपर्स को, ये जो है कोलैटरली बैक्ड फंड्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स होते हैं। रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर आपको प्रॉब्लम हो जाता है तो आराम से आप उनका लैंड एक्वायर कर सकते हो, और निसेस वहाँ पे खुद भी प्रोजेक्ट कर सकता है और प्रोजेक्ट कर कर फिर वो सेल आउट कर सकता है। तो इतना बहुत ज़्यादा रिस्क जो है वो हमें देखने नहीं मिलता है। फिर इसके साथ साथ निसेस जो है पूरा की पूरा कंप्लीटली आपके अर्बन इंफ्रा के ऊपर फोकस करता है, जैसे कि आपके रेसिडेंशियल हाउसेस हो गए या फिर दूसरे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हो गए, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हो गए, ये सारे प्रोजेक्ट्स पे ही जो है वो निसेस फोकस करके रखता है। और इनका एयूएम भी अगर आप देखोगे और एडवाइसरी सर्विसेज भी अगर आप देखोगे तो यही पूरे सेगमेंट के अंदर जो है वो आता है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम अभी करंटली जो है ये T1 सिटीज़ के अंदर है और T2 सिटीज़ के अंदर भी है। T2 सिटीज़ मतलब आपका इंदौर वगैरह टाइप की जो सिटीज़ है उनके अंदर है, बट अभी ये लोग जो है T2 और T3 सिटीज़ के अंदर भी धीरे धीरे एक्सपांड कर रहे हैं। मैक्सिमम अभी ये T1 T2 के अंदर ही थे, बट वहाँ से इन्हें और डाइवर्सिफाई करना है और दूसरे सिटीज़ के अंदर भी जाना है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन रिस्क भी हो जाता है। फिर इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो अगर आप ओवरऑल देखोगे एआईएफ का, अगर हम एआईएफ की बात करें तो एआईएफ लास्ट ईयर जो था वो 13.5 लाख करोड़ के आसपास का था। और इंडिया का जो एआईएफ है अगर आप देखोगे, इंडिया का जो रियल एस्टेट मार्केट है वो कुछ $300 बिलियन से जो है वो अंडर फंडेड है। और फिर एआईएफ जो है 13.5 लाख करोड़ से सीधा 40 लाख करोड़ के आसपास जा चुका है ओवरऑल। मैं कोई निसेस की बात नहीं कर रहा, ऑब्वियसली इतना बड़ा नंबर जो है वो निसेस का होगा नहीं। ओवरऑल अगर आप देखोगे मार्केट के अंदर तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर जो है वो इतना बड़ा इंक्रीज देखने मिला है पिछले सिर्फ एक साल के अंदर, मोर देन डबल हो चुका है ये, मतलब कुछ 3x के आसपास जो है हमें एआईएफ इंक्रीज होते हुए देखने मिले। फिर इसके साथ साथ ये लोग क्या कर रहे हैं, ये दुबई के अंदर भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं रहना है, इन्हें अपने रिस्क वगैरह जो है वो डाइवर्सिफाई भी करना है। और ये दुबई और जीसीसी के ऊपर भी जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और यूएई के अब अगर आप रियल एस्टेट मार्केट के अंदर देखोगे तो पिछले 1-2 साल के अंदर बड़ी फास्ट ग्रोथ देखने मिली है हमें दुबई के रियल एस्टेट मार्केट के अंदर भी। तो वहाँ पर भी कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि उन्हें जो है अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देखने मिल रही है। फिर उसके बाद एक बार नंबर्स की तरफ आ जाते हैं, तो नंबर्स अगर हम इस कंपनी के देखें तो रेवेन्यू के अंदर या फिर टॉप लाइन के अंदर हमें जो है ईयर ऑन ईयर लेवल पे 186% का जो है वो इंक्रीज देखने मिला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर हमें जो है 269% का इंक्रीज देखने मिला है। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि बॉस ये कंपनी को जो है अच्छा खासा बड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा है हमें इस कंपनी के अंदर, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट का नंबर है वो इसके टॉप लाइन के नंबर से बहुत ज़्यादा बड़ा है। फिर उसके बाद अगर हम इनके मार्जिन्स देखें तो पैट मार्जिन्स के अंदर भी जो है हमें इंक्रीज देखने मिला है। पैट मार्जिन जो है वो कुछ 42% से आज के डेट पे 57% के आसपास जा चुके हैं। यूजुअली अगर आपने नोटिस किया रहेगा तो निसेस का भी अभी रिसेंटली आईपीओ आया। जैसे ही कोई भी कंपनी अगर आप देखोगे तो आईपीओ के पहले उसके नंबर्स जो है एकदम बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगते हैं। अब मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं बस आपको एक फैक्ट है वो हाईलाइट कर रहा हूँ कि कोई भी कंपनी का रिसेंटली अगर आईपीओ आता है तो एकदम से उसके नंबर्स हमें इन्फ्लेटेड देखने मिलते हैं और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत स्लो डाउन देखने मिलता है। तो इसलिए अगर कोई भी कंपनी का रिसेंटली आईपीओ आ रहा है तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसकी डीआरएचपी तो पढ़ ही रहे हो, इसके साथ साथ आप उस कंपनी को कॉन्स्टेंटली ट्रैक करते रहो, क्योंकि कल को उसकी टॉप लाइन ग्रोथ के अंदर स्लो डाउन देखने मिलेगा या फिर उसका जो पैट के जो ग्रोथ है, अर्निंग्स का जो ग्रोथ है उसके अंदर स्लो डाउन देखने मिलेगा, तो ऑब्वियसली स्टॉक जो है वो परफॉर्म करना बंद कर देगा। तो इसलिए स्टॉक के जो नंबर्स है वो ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
फिर उसके बाद बात करें तो ये लोग जो है फंड्स रेज कर रहे हैं अपना ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स वाला जो बिजनेस है उसके लिए। और इसके लिए जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, एनबीएफसी जो है इनकी एक एसपीवी है, और वो एसपीवी जो है इनके ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स है, वहाँ फंड्स जो है वो ट्रांसफ़र कर देती है। अब बहुत सारी कंपनीज के केस में जैसे ही एसपीवी आ जाती है, बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि यार किस तरीके की एसपीवी होगी, कुछ फ्रॉड वगैरह भी होता है नहीं होता है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में एसपीवी जब भी आ जाता है तो फ्रॉड वाली चीज़ें जो है वो हाईलाइट होनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन एसपीवी हर बार बुरा नहीं होता है, वो डिपेंड करता है आपके प्रमोटर्स की इंटीग्रिटी पे और उनके ऑनेस्टी पे डिपेंड करता है। हर बार एसपीवी जो है वो ख़राब नहीं होता है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो इन्हें ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स जो है इनके, वहाँ पे इन्हें फंड्स लेकर आना है तो ऑब्वियसली इन्हें जो है एक स्पेशल पर्पस व्हीकल लगेगी, वो डायरेक्टली फंड्स नहीं ला सकते, और अगर फंड्स लेके भी आ जाए तो भी थोड़ा बहुत रिस्क वगैरह इन्वॉल्व हो जाता है, तो इसलिए ये लोग जो है वो एसपीवी यूज़ कर रहे हैं। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो फी स्ट्रक्चर जो है इनका 1 to 1.5% के आसपास फीस जो है ये लोग चार्ज करते हैं। और मैक्सिमम रेवेन्यूज़ अगर आप देखोगे तो एडवाइसरी वाले सेगमेंट से आते हैं, और एसेट मैनेजमेंट से ज़्यादा कुछ रेवेन्यूज़ नहीं आता। आई थिंक 20% के आसपास के जो रेवेन्यूज़ है वो इनके एसेट मैनेजमेंट सेगमेंट से आते हैं। अगर आप यहाँ भी देखोगे तो 20% के आसपास एसेट मैनेजमेंट से आ रहे हैं, फंड मैनेजमेंट से। और फिर उसके बाद इंटरेस्ट इनकम जो है इन्हें कुछ 8.5% के आसपास देखने मिल रही है, और फिर इन गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो कुछ 1.7% के आसपास है, और AIF इन्वेस्टमेंट जो है वहाँ से जो इनकम आ रही है वो कुछ 0.6% के आसपास है। एम्प्लॉय काउंट, टोटल एम्प्लॉयज़ जो है इनके पास अभी आज के डेट पे कुछ 34 एम्प्लॉयज़ है इंडिया के अंदर, और बचे हुए जो एम्प्लॉयज़ है वो दुबई के अंदर डिप्लॉयड है, मतलब 2 एम्प्लॉयज़ के आसपास ही जो है इनके दुबई के अंदर डिप्लॉयड है। तो अगर आप स्केल देखोगे इस कंपनी का तो बहुत बड़ा स्केल नहीं है, छोटा स्केल है इस कंपनी का। फिर उसके बाद बात करते हैं तो चीज़ क्या है कि अब एक रिस्क मैं जो हाईलाइट करना चाहूँगा कि नेसेस के केस में इनके रिसीवेबल जो है करंटली बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं, और कॉनकॉल के अंदर भी जो है इनके रिसीवेबल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा था। बट चीज़ ये है कि नेसेस कभी कभी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर भी एंटर कर लेता है, और कभी कभी छोटे प्रोजेक्ट्स के अंदर भी एंटर करता है। तो छोटे प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर आप देखोगे तो रिसीवेबल्स का इतना इशू नहीं होता है, बट कोई प्रोजेक्ट अगर बहुत बड़ा होता है, थाउजेंड्स ऑफ करोर्स का होता है, तो उसके अंदर रिसीवेबल्स का जो है थोड़ा बहुत दिक्कत देखने मिलता है, क्योंकि इनके ऑलरेडी कुछ एग्रीड अपॉन पेमेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं अगर कोई प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होता है तो, और उस पेमेंट स्ट्रक्चर के हिसाब से ही जो है इन्हें पेमेंट मिलता है। अब वो पेमेंट 60 डेज़ में मिले, 120 डेज़ में मिले, 90 डेज़ में मिले, ये ऑलरेडी डिसाइडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उनके हिसाब से इन्हें जो है वो पेमेंट मिल रहा होता है। अभी तक निसिस के मैनेजमेंट ने तो अपने कॉन कॉल के अंदर कुछ हाईलाइट नहीं किया है कि इनका रिसीवेबल जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ये कंपनी के लिए रिस्क बन रहा है, और बैड डेट्स वाला भी कोई सीन जो है वो हमें देखने नहीं मिल रहा है नेसस के अंदर। बाकी इस कंपनी ने जो है अपना विजन 2027 भी बताया, जिसमें इन्होंने बताया कि इनका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो कुछ 8,700 करोड़ के आसपास का चल जाएगा। अभी एसेट अंडर मैनेजमेंट अगर आप देखोगे तो उसका हाई वाटर मार्क अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट लेवल जहाँ तक ये फंड्स ले सकते हैं करंटली वो कुछ 2,200 करोड़ के आसपास है। अब 2,200 करोड़ के आसपास कैसे है, मैंने तो पहले 1,000 करोड़ बोला था, तो ये कैसे है? चीज़ ये है कि ऑलरेडी इनके पास एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो 1,000 करोड़ के फंड जो है वो अवेलेबल है। फिर इसके साथ साथ ये लोग फंड रेजिंग भी कर रहे हैं, अभी अभी आईपीओ से भी इन्होंने फंड रेजिंग करी है, और इसके साथ साथ ये दुबई से भी इनका कुछ एक और फंड रेजिंग चल रहा है। तो वो सब फंड रेजिंग वगैरह मिला मिला के इनका जो अभी पॉसिबिलिटी है इनका जो AUM होने की वो 2,200 करोड़ के आसपास की है। फिर इसके साथ साथ ये लोग जो है ऑल 20 सिटीज़ के अंदर एक्सपांड कर रहे हैं इन नेक्स्ट 12 कमिंग मंथ्स, और इनका जो अगर आप देखोगे $1 बिलियन का जो AUM का इन्होंने गाइडेंस देकर रखा है वो पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि इंडिया के अंदर और US के अंदर, UAE के अंदर, आई मीन दुबई के अंदर जो है बहुत बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी रियल एस्टेट मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि हाँ चीज़ें जो है वो पॉसिबल हो सकती है इन अ कपल ऑफ ईयर्स। तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि गाइडेंस तो बड़ा इंटरेस्टिंग देकर रखा है इन्होंने, मतलब अगर आप देखोगे तो अगर हम 2,200 का ही अगर हम कंसिडर कर चले तो 4x का गाइडेंस जो है इन्होंने आराम से देकर रखा है, 4x AUM का। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि पिछले अगले 3 साल के अंदर अगर AUM जो है वो 4x हो रहा है तो ऑब्वियसली हमें जो है टॉप लाइन के अंदर इंक्रीज़ देखने मिलेगा, और इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो बॉटम लाइन के अंदर भी इंक्रीज़ देखने मिलेगा। और ऑब्वियसली टॉप लाइन का इंक्रीज़ हम ट्रैक नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी NBFC है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो नेसेस के मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो एडवाइसरी से आ रहे हैं। तो एडवाइसरी से जो रेवेन्यूज़ है अगर आप देखोगे तो नॉर्मली AI फंड से जो रेवेन्यूज़ होते हैं वो कंपैरेटिवली जल्दी रिकॉग्नाइज हो जाते हैं। फिर उसके बाद बात करें तो इनका H2 जो है कंपैरेटिवली H1 से जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है, क्योंकि 60 to 65% रियल एस्टेट रेवेन्यूज जो है वो H2 के अंदर ही आते हैं, पोस्ट मानसून के अंदर आते हैं और दिवाली के बाद आते हैं।
फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो इस फर्म के अंदर विवेक ओबेरॉय जो है वो एज अ पार्टनर आए हैं दुबई वाले फंड के अंदर। क्यों? क्योंकि विवेक ओबेरॉय को दुबई के रियल एस्टेट मार्केट के बारे में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और इसके साथ साथ निसिस के मैनेजमेंट को आइडिया नहीं है कि किस तरीके से दुबई के अंदर रेगुलेशन है, किस तरीके से दुबई के अंदर फंक्शन करना होता है, किस तरीके से दुबई का रियल एस्टेट मार्केट जो है वो परफॉर्म करता है, और क्या डिफरेंट है इंडिया के रियल एस्टेट मार्केट के अंदर और दुबई के रियल एस्टेट मार्केट के अंदर। इसलिए ये लोग जो है पार्टनर को लेकर आए हैं। पार्टनर का नाम है विवेक ओबेरॉय। विवेक ओबेरॉय ऑलरेडी एक एक्टर भी है, और इसके साथ साथ उनके खुद के बहुत बड़े बड़े रियल एस्टेट बिजनेस भी है, तो वो फंड्स के साथ साथ अपना एक्सपर्टीज भी टेबल पे लेकर आ रहे हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो रेवेन्यूज़ किस तरीके से रिकॉग्नाइज होते हैं इस कंपनी के अंदर। रेवेन्यूज़ अगर आप बेसिकली देखोगे तो यूजुअली फीस जो है वो क्वार्टरली चार्ज की जाती है क्लाइंट से, और जैसे जैसे सर्विस रेंडर करते हैं उस हिसाब से रेवेन्यू जो है इस कंपनी के अंदर रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। तो निसिस फाइनेंस जो है एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, छोटी स्केल की कंपनी है, गाइडेंस पर बड़ा अच्छा दे रही है, ईयूएम का गाइडेंस इनका बहुत अच्छा है, और रियल एस्टेट मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे तो फोकस कर रही है। दुबई का भी रियल एस्टेट मार्केट जो है बहुत ज़्यादा बूमिंग है, और इंडिया का भी बहुत ज़्यादा बूमिंग है, तो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी जो है वो पॉसिबल हो सकती है। इसके साथ साथ करंटली ये कंपनी जो है अगर आप देखोगे तो सिर्फ रियल एस्टेट के अंदर ही काम कर रही है। बाकी इनका जो दूसरा सेगमेंट है उनके अंदर ये लोग एक्सपांड कर रहे हैं। अभी तक तो ऐसे कोई प्लान्स नहीं है, ऐसा मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल के अंदर हाईलाइट किया। तो निसिस फाइनेंस जो है एक इंटरेस्टिंग माइक्रो कैप कंपनी है, इसलिए मैंने सोचा कि यार इस कंपनी के बारे में जो है वो डिस्कशन करना चाहिए। अभी अभी रिसेंटली इसका आईपीओ आया, तो हम इसके प्रमोटर्स के ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में इतनी ज़्यादा बात नहीं कर सकते, और क्या क्या बोला है कंपनी के मैनेजमेंट ने उसके बारे में बात नहीं कर सकते। हमें आइडिया नहीं है कि गाइडेंस जो है इन्होंने दिया है तो किस तरीके से फुलफिल करेंगे। तो एग्जीक्यूशन ट्रैक करना जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप जो है इस कंपनी की जो क्वार्टर बॉटम लाइन है और टॉप लाइन है वो क्वार्टरली ट्रैक करते रहो। और अगर आप हाफ ईयरली भी ये लोग रिजल्ट पोस्ट कर रहे हैं, मेरे हिसाब से तो ये क्वार्टरली रिजल्ट्स पोस्ट करेंगे, तो आप ट्रैक करते रहो, क्योंकि ये एक एसएमई है, तो एसएमई के भी जो है अपने अपने थोड़े बहुत रिस्क हो जाते हैं। बाकी इस वीडियो को जो है बस हम इतना ही रखेंगे। अगर ये वॉक द टॉक कर देती है कंपनी तो बड़ी इंटरेस्टिंग मल्टीबैगर अपॉर्चुनिटी जो है हमें निसिस के अंदर देखने मिल सकती है। निसिस के बारे में हम और डिस्कस करेंगे जब इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, नंबर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, तब हम जो है हमारा निसिस के बारे में जो डिस्कशन है वो कंटिन्यू रखेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई और कंपनी के अपडेट चाहिए होगे तो कमेंट सेक्शन में आकर उस कंपनी का नाम लिख देना। और ऑलरेडी चैनल पे जो है बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज, अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग कंपनीज जो है वो कवर की हुई है, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो जाकर वो वीडियोस चेकआउट कर लेना। और अगर आपको लगता है कि ये चैनल जो है आपके स्टॉक मार्केट जर्नी के अंदर वैल्यू ऐड कर रहा है तो ये वीडियो को जो है मैक्सिमम लोगों से शेयर करना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।